आपके संपर्क का, जैसे पिछले सत्र में पारुल मैडम ने कहा कि संपर्क जो और संबंध जो है उसकी जगह कोई टेक्निकल एड्स नहीं ले सकते, तो जो ये संबंध और संपर्क बन रहा है वास्तव में यह अद्भुत है, काफी प्रेरक है। तो एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम करने वाली संस्था नहीं है। जैसे दीपक सर ने कहा, गुरु सर ने भी कहा कि यहाँ दीपक की लौ बढ़ती रहनी चाहिए कि पावर ऑफ स्मॉलनेस। तो बिल्कुल हम बहुत छोटे हैं, बीज रूप है, सूत्र रूप है, लेकिन कमिटेड है। और ये कार्यक्रम भी कोई बहुत सुपर स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम नहीं है, इसको हमने ऑन द फ्लो रखा है। तो इसमें कहीं कोई ऊपर नीचे कुछ दाएं बाएं हो तो आप इसको अपने छोटे भाइयों के बहनों के कार्यक्रम मान के इसको क्षमा करेंगे और इसमें कुछ हम सार्थक निकालेंगे। तो पुनः स्वागत। हमारे बीच में झारखंड और भारत में काम करने वाली प्रमुख संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं और अभी जो संवाद करेंगे, एक बार हम लोग इस तरह से चलेंगे कि एक एक करके अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और आपकी संस्था मुख्यतः क्या करती है इसको 5 मिनट के समय में आप बताएं। उसके बाद एफएलएन से जुड़े जो हमारे अनुभव है या गांव में शिक्षा से संबंधित जो हमारे अनुभव है उस पर कुछ प्रश्न हमारे पास है और फिर एक एक करके कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक ही महिला है हमारे साथ, तो समावेशन का ध्यान रखते हुए हम जयश्री जी से कुछ सुनना चाहेंगे। जयश्री जी। धन्यवाद देवाशीष जी। मैं जयश्री हूँ और मैं प्रदान संस्था में काम करती हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई अगर देखेंगे तो जैसे आप लोगों ने बोले इसी तरह का थोड़ा सा स्ट्रगलिंग इसलिए रहा क्योंकि हमारा टाइम में पढ़ाई कन्वेंशनल था, इतना टीएलएम उसमें उपयोग नहीं होता था। लेकिन जैसे दीदी लोग बोले मैं उस तरह का मेरा भी अनुभव रहा और फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप की मदद से मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज यूके से मैंने पढ़ा, मास्टर डिग्री करा और मैं प्रदान के साथ लगभग 18 साल से जुड़ी हूँ और साथ में मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जो DNRLM प्रोग्राम है जो महिलाओं की आजीविका की गतिविधि पे काम करती है, उनको संगठित करके, तो उस पर भी नेशनल मिशन मैनेजर के रूप में रही हूँ। अभी मैं झारखंड की जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है JSLPS, उनको सपोर्ट करती हूँ। उनका जो उनके साथ जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके द्वारा बनाए गए CLFs क्लस्टर लेवल फेडरेशन हैं, वो कैसे सेल्फ सफिशिएंट हों और वो लोग अपना विकास में जुड़े हुए, केवल अपना नहीं, अपना परिवार का, अपना समाज का। तो जो पॉवर्टी है बेसिकली ये मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें शिक्षा, हेल्थ, आजीविका सभी चीजें आती है। तो वो एक सशक्त स्टेक होल्डर के रूप में कैसे उभरे और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे ग्राम पंचायतें हैं या लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिल के काम करें ताकि उनका जो उन लोगों का उनका अपना एरिया में डेवलपमेंट सर्वांगीण हो, सभी तरह का विषय मुद्दों पे वो लोग काम कर पाए, अपना भागीदारी निभा पाए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग JSLPS को मदद कर रहे हैं। तो धन्यवाद। बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कैसे शिक्षा का कितनी बड़ी भूमिका है और प्रदान के बारे में हम सभी जानते हैं कि सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट में इन्होंने मील के पत्थर स्थापित किए। आगे ब्रजेश जी से समझना चाहेंगे, थोड़ा संक्षिप्त अपना परिचय देंगे और LLF कैसे काफी सार्थक काम कर रही है उस पर प्रकाश डालेंगे। ब्रजेश। जोहार, सभी को नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेश जोशी है। मैं मूलतः झारखंड से नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ और मैं पूर्व में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ उत्तराखंड में मैंने काफ़ी काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में और मेरी जो शिक्षा है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से भी है। वर्तमान में मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की राज्य अकादमिक टीम का हिस्सा हूँ और जो लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन है वो पूरे देश भर के लगभग 11 राज्यों में भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन यानी कि जो बहुभाषा के माध्यम से कैसे हम
एफएलएन को अचीव कर सकते हैं उस पर कार्य कर रही है। झारखंड में संस्था लगभग 2023 से कार्य कर रही है और अभी हम झारखंड के 8 राज्यों में लगभग 1041 स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो उद्देश्य केवल ये है कि जो अच्छी निपुण गाइडलाइंस हैं, जो नई शिक्षा नीति कह रही है, जो एफएलएन कह रहा है कि बच्चे अपनी मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे भाषा और गणित में। तो उसके लिए हमारी अप्रोच है कि जो बच्चे की अपनी भाषा है उसके माध्यम को हम कैसे क्लासरूम में जगह दें और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के तहत बच्चा बिना किसी बैरियर के उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। इसका अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं, जिसमें बच्चों की भाषा में कुछ मटेरियल निर्माण की प्रक्रिया चलती है। ये एक तरीके से कोई ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें शिक्षकों ने संथाल परगना के, मुंडारी के, हो भाषा के और गुड़ुक के 5 भाषाओं के शिक्षकों ने अपने अपने अंचल की चीजों को, अपनी संस्कृति को, अपनी मिट्टी की खुशबू को उस पूरे कंटेंट में लिया है और हमने उसको अलाइन किया है पूरा एनईपी और एनसीएफ की गाइडलाइन के अनुसार। तो भाषा और गणित में हम मूलतः भी काम कर रहे हैं और उद्देश्य वही है जो हम सभी का है कि एक बेहतर शिक्षा हो, बच्चे बेहतर सीखें और शिक्षक बेहतर पढ़ाएं और जो असर की हमारी रिपोर्ट्स आती है आने वाले वर्षों में, उसमें हमें सुधार देखने को मिले झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी ने बहुत अच्छी बात पे संकेत किया कि स्थानीय भाषा में शिक्षण। मुझे याद है आज से 5 वर्ष पूर्व जब ज्ञानशाला प्रारंभ कर रहे थे तो अपने राज्य से डॉक्टर सोना झरिया मिंज जी है जो जेएनयू में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हुआ करती थी और सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की वीसी भी थी। उन्होंने इस बात पे काफी जोर दिया था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पे ध्यान भी देती है कि स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षण का महत्व ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ेंगे तो प्रथम को कौन नहीं जानता। तो असर की बात करें तो असर ने न जाने कितने लोगों की नींदें उड़ाई हैं, कितने लोगों को नए नए रास्ते दिए हैं। तो असर मूल्यांकन का सूत्रपात करने वाले प्रथम संस्था, व्यापक इनका परिक्षेत्र है, काफी वर्षों से काम कर रहे हैं। एक बार पंकज जी से सुनेंगे उनका परिचय और संस्था क्या है। नमस्कार जोहार, मैं पंकज पांडे प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन अभी मूलतः अगर देखा जाए सारे प्रोग्राम्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एजुकेशन, स्किलिंग और असर। एजुकेशन में बहुत तरह के प्रोग्राम हैं, जैसे कि 3 to 5 के लिए अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है, मदर्स लिटरेसी के लिए अलग प्रोग्राम चलता है। जो बच्चियां मैट्रिक पास नहीं कर पाती हैं उसके लिए सेकंड चांस नाम का प्रोग्राम अलग है ना। उसके बाद स्किलिंग में 9 तरह के ट्रेड्स में उनको ट्रेनिंग दी जाती है और 100% प्लेसमेंट करवाया जाता है। और एक असर जो 2005 से अब तक हर एक साल हम लोग शिक्षा के ऊपर सर्वे करते हैं और देखते हैं कि बच्चे स्कूल में नामांकित हैं कि नहीं, नामांकित हैं तो वो सीख रहे हैं कि नहीं, कितने प्रतिशत बच्चे सीख पा रहे हैं, कितने में क्या कमी है, कैसे उसको दूर किया जाए, इस रास्ते को हम लोग खोजते हैं। धन्यवाद पंकज जी। ऑब्वियसली प्रथम का काम काफी लोग जानते हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर में है, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में अभी जैसे चर्चा में भी बात आई कि रूम टू रीड के मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, तो हमारी अगली नजर उन्हीं पर है। सूरज जी से जानेंगे कि थोड़ा अपना परिचय दें और रूम टू रीड क्या कर रहा है, कैसे मटेरियल्स है, थोड़ा बताएं। Thank you आशीष जी for this opportunity. सर, मटेरियल मुझे लगता है बहुत सारी संस्थाओं का अच्छा है, केवल हमारा ही नहीं, बहुत सारे साथी हमारे साथ बैठे हैं, हम लोग समय समय में मिलते रहते हैं। बट एज यू सेड कि थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊँ, तो मेरा नाम सूरज है, मैं रूम टू रीड के साथ बेसिकली 4 साल से कार्यरत हूँ। रूम टू रीड का जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि हम लोग फाउंडेशंस बिल्ड करने में मदद करते हैं। कहते हैं कि फाउंडेशनल लर्निंग बच्चों की कैसे इम्प्रूव हो। तो जब हम फाउंडेशनल लर्निंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चों में रीडिंग स्किल्स तो जरूर बढ़े, लेकिन वो रीडिंग हैबिट्स भी साथ में बढ़े, जो शायद बचपन में
बहुत ज़्यादा फोकस शुरुआत के समय में नहीं दिखता है। तो हम लोग कहते हैं रीडिंग स्किल्स, यानी जो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे जो सुबह से चल रही है, और शुरू से ही पढ़ने की हैबिट, दोनों मिला के हम लोग रीडिंग आउटकम अचीव करने की बात करते हैं। और कहते हैं कि एक बार रीडिंग आउटकम अगर आपने प्राइमरी ग्रेड्स में, लेट से अर्ली ईयर्स में अगर आपने उसको अचीव कर लिया, तो आगे का काम बाकी के कक्षाओं के लिए, बाकी के लोगों के लिए आसान होता है। तो हम लोग लाइब्रेरीज लगाते हैं, लिटरेसी और लाइब्रेरी का कॉम्बिनेशन करते हैं। हम लोग उसको लिटरेसी प्रोग्राम करते हैं जो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए होता है। उसके बाद हम लोग क्लास 6 से 12वीं तक के बच्चों का ड्रॉप आउट ना हो, उसके लिए हम लोग सेकेंडरी स्कूल में काम करते हैं। तो उसमें एक प्राइमरली रिटेंशन का काम होता है, बट लाइफ स्किल्स एक मोड होता है। हर महीने बच्चों के साथ मिलना जुलना, बात करना, 16वीं क्लास से बच्चों के साथ रहते हैं और तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक वो 12वीं कंप्लीट ना करें। तो इस तरह से काम 2 कोहॉर्ट में है। पहली से 5वीं में हम फाउंडेशन लर्निंग पे काम करते हैं और 6ठी से 12वीं में लाइफ स्किल्स पे काम करते हैं। झारखंड की बात करूँ स्पेसिफिकली तो सीखने सिखाने का प्रक्रिया जो हमारा होता है, हम लोग कहते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ स्कूल में करना चाहिए। जब तक आप स्कूल में सीधे सर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में केवल काम करते हैं, प्राइमरली हम लोग वर्क विद प्राइमरली गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि हमेशा सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। तो स्कूल स्तर पे, विद्यालय स्तर पे, मतलब अगर हम कहते हैं काम करते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा मैन पावर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं पहले। तो 50 स्कूल रांची और बोकारो में लिए हम लोगों ने, जहाँ कहते हैं कि रोजाना स्तर पे सप्ताह में कम से कम एक बार हमारा व्यक्ति जाए, शिक्षकों के साथ बात करे, बच्चों के साथ बात करे, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, लाइब्रेरी वहाँ स्टैब्लिश कैसे हो। तो वो हम कहते हैं कि ये स्कूल से हमेशा करके सीखते रहते हैं। और इन जो 50 स्कूलों में सीखते हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप विद्यालय में, मैं आप सभी को इन्वाइट करता हूँ। रांची में 30 विद्यालय है, विश्वविद्यालय बोकारो में, कहीं भी हम लोग जाकर के इनको देख सकते हैं कि बच्चे वहाँ कैसे पढ़ रहे हैं प्राइमरी ग्रेड्स, या टीचर कैसे क्लासेस ले रहे हैं। अब इन स्कूल लेवल पे जो सीखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इसको ना जिले लेवल पे थोड़ा और मिलके करा जाए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ हो और हम भी साथ हों। तो दोनों मिलकर के 2 जिले लेवल का कार्यक्रम है, हजारीबाग और गिरिडीह, जहाँ पे हमने सारे विद्यालयों के साथ मटेरियल देने का काम, ट्रेनिंग देने का काम, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट वहाँ के रिसोर्स पर्सन का ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हजारीबाग में हमारा एक हर ब्लॉक पे व्यक्ति है जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिले लेवल का कोलैबोरेशन वाला काम करते हैं हम लोग। और अब कहते हैं कि जो आपने विद्यालय और जिले स्तर पे जो सीखा, उसको स्टेट को कैसे बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। तो झारखंड में शिक्षा परियोजना परिषद है, उनके क्वालिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारा एक स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो भी काम सरकार करती है, उसको कैसे तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाए, उस पर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। और कई लोग जो साथ में साथी बैठे हैं, इसको हम लोग कई बार कहने की कोशिश करते हैं, आई डू वी डू एंड यू डू वाला मॉडल है। तो वो क्लासरूम में भी करने की कोशिश करते हैं कि टीचर पहले करके दिखाए, टीचर और बच्चे दोनों करें, और फिर बाद में बच्चे खुद करें। और सेम प्रोसेस हम लोग प्रोग्राम में भी लाने की कोशिश करते हैं कि भाई पहले कुछ स्कूल में हम लोग करके दिखाएं, और कुछ स्कूलों में सरकार और जिले लेवल पर करके दिखाएं। फाइनली सरकार अगर बृहद स्केल पे इसको कर रही है, तो कैसे इसको सहयोग किया जाए। तो ये मुख्यतः संस्था का काम सर झारखंड में है, और 12 राज्यों में हम लोग हैं और ग्लोबली 29 कंट्रीज में। ठीक है। तो अभी जो चर्चा शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो जब ये ज्ञानशाला शुरू कर रहे थे, तो उस समय विचार ये मन में आता था, गांव में जाते थे। जशपुर जिले में मैं चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस फेलो का काम छत्तीसगढ़ में 2017 में करना था, और पानी जहाज के कप्तान रहा था। एक पागलपन था, गांव में घुस जाता था, स्कूलों में घुसता था, बच्चों से बात करता था। तो एक चीज वहां देखी, वो दृष्टिगोचर हुआ कि अगर ये बचपन में एफएलएन जो बुनियादी अंक ज्ञान और शिक्षा ज्ञान साक्षरता नहीं मिलती है, तो एक व्यक्तित्व का ऐसा इमारत खड़ी होती है जिसकी नींव से कुछ ईंटें गायब है। तो समझिए, एक इमारत तो बनती है, जीवन बढ़ता है आगे, लेकिन उसकी नींव से ईंटें गायब है। तो फाउंडेशनल लर्निंग के जो गैप्स रह जाते हैं, उसमें यहाँ कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो उसकी ब्रिजिंग पे काम करती है। तो मुझे लगता है कि मैंने वहां ऑब्जर्व किया कि 6वीं 7वीं तक आते आते तो इररिपेयरेबल डैमेज हो चुका होता था बच्चों का। तो मैं प्रथम में पंकज जी से जानना चाहूंगा कि ब्रिजिंग कैसे करते हैं। 7वीं 8वीं में आपने बच्चे के मूल्यांकन किया, असर से किया या किसी और टूल से किया। नाउ हाउ यू प्रिपेयर द कॉन्टेक्स्ट, उस बच्चे को इमोशनली, साइको इमोशनली, वो टीचर, वो कॉन्टेक्स्ट कैसे तैयार करते हैं कि लेट्स डू अ ब्रिजिंग, वो कितना सफल हो पाता है? कृपया इस पे प्रकाश डालें।
सबसे पहले तो हम डेटा से ही शुरू करते हैं। असर का डेटा कहता है कि 5वीं क्लास 8वीं क्लास तक भी बच्चे जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो एक साधारण सिंपल सा कहानी पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है। 5वीं क्लास में केवल 45% बच्चे एक साधारण टेक्स्ट को पढ़ पा रहे हैं और लगभग 50% बच्चे जो है गणित कर पा रहे हैं भाग के साथ। 8वीं क्लास में भी अगर देखें तो 70% पढ़ पा रहे हैं और लगभग 60% के आसपास गणित कर। अब जब स्थिति ये होती है तो हमें इसलिए हम लोग को कदम उठाना पड़ता है कि 5वीं क्लास के बाद भी कुछ इस तरह का काम करना चाहिए ताकि वो आगे सस्टेन कर पाए, आगे अपना पढ़ाई को अच्छी तरीके से करे। अब 5वीं पास करके वो 6ठी में जा रहा है, उस समय अगर एक एक्शन लिया जाए कि उसको जो कमी है उसको कैसे प्रतिपूर्ति किया जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। 5वीं क्लास का जो बच्चा है 6ठी में जा रहा है, उसको एक बार असेसमेंट किया जाता है, देखा जाता है कि कितने बच्चे इसमें से रीडर हैं, कितने इसमें से नॉन रीडर हैं। अगर नॉन रीडर हैं तो वैसे बच्चों के लिए एक अलग रिमेडियल क्लास चला करके 1 महीने में उसको एक साधारण पाठ पढ़ने में, गणित करने में, बेसिक गणित करने में उसको समर्थ बनाया जाता है। फिर उसको 6ठी क्लास के सारे बच्चों के साथ बैठा करके पढ़ाया जाता है। अब एक थोड़ा सा सवाल आता है कि ये कौन सा रिमेडियल क्लास है कि 1 महीने में आपको रिजल्ट दे देता है। तो प्रथम का एक कमाल एक्टिविटी है, कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग। इसमें मुख्यतः क्या है कि स्तर के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको क्लास के अनुसार नहीं, उसको स्तर के अनुसार बैठा करके पढ़ाया जाता है। जो बच्चे को जो चीज करनी है, कोई बच्चे हो सकते हैं कि वो केवल शब्द पढ़ पा रहे हैं अभी, कुछ बच्चे होंगे जो केवल अक्षर पढ़ पा रहे हैं, शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ होंगे जो छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ पा रहे हैं। तो जिन बच्चों को जिस चीज की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसमें पढ़ाते हैं, जिसके चलते रिजल्ट जो है जल्द आता है। तो ये तो हो गया जब 6 क्लास में बच्चे जा रहे हैं और उनको सारे बच्चों के साथ, सारे बच्चों के लेवल में करने का तरीका। उस टर्म को फिर से दोहरा दीजिए थोड़ा, क्या आपने टर्म यूज किया था? कमाल, हाँ, कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग। धन्यवाद पंकज जी। एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, आज के शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रचलित भी है, लर्निंग हाउ टू लर्न। और मैं इस पे बहुत गंभीरता से सोचता हूँ, अपनी संस्था में भी जो सामान्य सहयोगी कार्यकर्ता भी हैं उनके साथ भी इसका प्रयोग करता हूँ बिना बताए भी, और साथ ही मैं अपनी टीम में भी ज्ञानशाला में इसकी चर्चा करता हूँ कि ये कैसे बिल्ड करें। तो मतलब एक अपने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से तो हम इस पे प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति हैं, तो हम सुनना चाहेंगे कि लर्निंग हाउ टू लर्न कैसे इस्टेब्लिश करें। Learning how to learn, how to establish. अच्छा ठीक है सर। आप इसी सवाल पे ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। देखिए, शायद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल सवाल है, मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। सर, सिस्टम के केस में थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी एक बच्चा जब सीखता है या हम सीखते हैं या सभी चीजें, तो 4-5 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले तो ऑफ कोर्स कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है ना, शायद एक लो इनकम कम्युनिटीज में बच्चे कैसे फंक्शन करते हैं उनका एक कुछ अलग होगा। तो जिस तरीके से हम
कुछ हाई इनकम कंट्रीज के बच्चों को पढ़ाने की बात करेंगे तो वो शायद पेडागोजी तरीके से वहाँ काम नहीं करेगी। मिडिल इनकम कंट्रीज या लो इनकम कम्युनिटीज या कंट्रीज बोले तो शायद वही तरीका वहाँ पे वो नहीं काम करेगा। फिर ऑफ कोर्स एक तो वो समझना कि बेसिकली कैसा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे आगे बढ़ा। दूसरा मेरे को लगता है कि वहाँ का सिस्टम कितना उसका सपोर्टिव है, राइट, सिस्टम कैसे सपोर्ट कर रहा है उसको पूरी चीज़ों को आगे लेके जाने में। थर्ड मुझे लगता है कि पेडागोजी उसकी कैसी है ना, कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी पेडागोजी कैसी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे फिर उसको डिटेल में समझाया जाए। एंड फाइनली मुझे लगता है सब्जेक्ट्स की समझ, अगर हम लैंग्वेज मैथ्स को पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेडागोजी भले हमको आती हो लेकिन लैंग्वेज और मैथ एज सब्जेक्ट हमें कितना आता है। तो मुझे लगता है 4-5 पहलुओं को अगर हम हमारी समझ अगर बन जाए तब शायद हम इसको बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैं शायद अडल्ट कैसे सीखते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, बट प्राइमरली मैंने कहीं ना कहीं हम बच्चों में कैसे खुद सीख कर ले जाने की कोशिश करते हैं उस प्रक्रिया को मैंने साझा करने की कोशिश करी है। बहुत बढ़िया, अच्छे से, काफी अच्छे से आपने बताया और गहराई में इस पे चलेंगे हम लोग इसके बाद भी। और इससे ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि एक सरकारी स्कूल सेटअप में एक टीचर है या 2 टीचर है, कई बार पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, गणित भी पढ़ाना है। उसी तरह से हमारे ज्ञानशाला में भी ऐसा होता है कि एक ज्ञानदूत पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चारों क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाना। तो सामान्य है मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल लर्निंग की। बेसिकली अगर आप MGML को एज पेडागोजी ऐसे देखते हैं तो ऐसे समझना होगा कि एक स्टेट का डिसीजन होना चाहिए कि पहले पेडागोजी होनी कैसे चाहिए। तो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो ये मोनोग्रुप की पेडागोजी है, मतलब सरकार मानती है कि ग्रेड 1 के लिए एक अलग मटेरियल, अलग पेडागोजी, अलग चीज जानी चाहिए। मैं MP का उदाहरण लूँ तो MP के गवर्नमेंट एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे मल्टीग्रेड क्लासेस हैं। सो जो टीचर्स को जो मैनुअल वहाँ पे दिया जाता है पूरे क्लासरूम में, वो इस चीज को बेसिकली दिया जाता है कि वो 2 क्लासेस को एक साथ बैठा करके कैसे पढ़ाना शुरू करें। तो पहले तो अब मुझे लगा है कि ये स्टेट लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमारे क्लासेस जो कि हैं एक्चुअली मल्टीग्रेड क्लासेस हैं, तो एज एन पेडागोजी, क्योंकि जब हम बच्चों में कुछ ले जाने की कोशिश करते हैं तो एक चीज नहीं होती है। आप पहले करिकुलम में कुछ बनाते हैं, है ना, फिर आप उसी को बेसिकली आपके करिकुलम फ्रेमवर्क में कुछ आता है जो कि नेशनल से आता है, स्टेट में ट्रांसलेट होता है, वो टेक्स्ट बुक में आता है, टेक्स्ट बुक फिर वो लार्जली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फिर मटेरियल पे आता है। अब अगर आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि ये मोनोग्रेड होना है तो अल्टीमेटली मेरी ट्रेनिंग भी वैसी होगी, राइट। लेकिन जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो मेरे प्रैक्टिसेस मुझे देखता है कि वो मल्टीग्रेड है। तो पहले तो ये डिसीजन होना चाहिए कि हमको उसको उस तरीके से हैंडल करना है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने ज्ञानदूत में मान लिया होगा शुरू से डे 1 से कि हमारे यहाँ अलग अलग ग्रेड के बच्चे आएंगे, तब आपने उसकी तैयारी करी होगी कि भाई अगर हमारे टीचर ग्रेड 1 के बच्चों को थोड़ा पढ़ाए, थोड़ी देर 2 को पढ़ाए, तो अगर आप मान के चलते कि नहीं मैं केवल क्लास 3 के ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो शायद आपकी पेडागोजी बिल्कुल अलग होगी, राइट। सो हैविंग अंडरस्टैंडिंग दैट कि ये समझ बनाना और उसके बेस पे कई सारी चीजें अलाइन करना, पहला तो ये हो गया। तो वो अलाइनमेंट मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा कई जगहों पे सरकार ऐसे कोट करती है कि आप देखेंगे झारखंड में 35,000 स्कूल्स हैं, तो मैक्सिमम स्कूल अब सिंगल टीचर तो शायद अब नहीं रहे क्योंकि बहुत वैकेंसी अभी सरकार ने भरी है, बट पहले वो परसेंटेज 28% के आसपास था, मतलब 8 से 9,000 के आसपास सिंगल टीचर स्कूल थे। बट आपको 2 टीचर वाले स्कूल बहुत मिलेंगे, मतलब आप मान के चलिए 14 से 15,000 स्कूल है जो आउट ऑफ 35,000 जहाँ 2 टीचर है। 2 टीचर हैं तो प्राइमरी की क्लासेस 1 और 2 या 3, 4, 5 हमारे साथियों को भी पता होगा कि वो साथ में बैठते हैं। तो अब अगर आपके मोनोग्रेड इंस्ट्रक्शन है और आप मल्टीग्रेड को कर रहे हैं तो शायद वो टीचर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिला। तो अब आगे जब हम पहले तो ये मटेरियल लेवल पे, पेडागोजी लेवल पे अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उस लेवल पे नहीं होता है तो उसकी स्ट्रैटेजीज पे बात करने की जरूरत है कि भाई कैसे आपने एक क्लासरूम में बच्चों को कैसे इंस्ट्रक्शन दिया और कैसे दूसरे ग्रेड के बच्चों को कैसे इंगेज करके रखा है। तो दैट अंडरस्टैंडिंग और उस पर टीचर की कैपेसिटी बिल्ड करना इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि शायद दोनों की रिक्वायरमेंट कभी एक नहीं है ना। ग्रेड 1 में कुछ बच्चे मिलेंगे आपको, मेरे ख्याल से प्रथम कई बार बिलीव करते हैं कि
जो बच्चे एक लेवल पे हैं उनको आप अलग ग्रुप में बैठा दो, इस तरीके का भी काम होता है। लेकिन जब आप ग्रेड वाइज टीचिंग की बात करते हैं, ग्रेड 1 में बच्चे बैठे हैं, ग्रेड 2 में बच्चे हैं, ऊपर से 3-4 के बच्चे एक साथ बैठे, तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। सो हैविंग बेसिकली ट्राइंग टू इक्विप टीचर कि इस ग्रेड के बच्चों को क्या इनपुट जाना है, पैरेलली इंगेजिंग अनदर ग्रेड, साइमल्टेनियसली जंपिंग हियर एंड देयर, वो एक थोड़ा सा हो सकता है। सो दिस आर डिफरेंसेस इन इंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज होती है, कई सारी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे हम अपने क्लासरूम में जाते हैं तो हम इंडिपेंडेंट रीडिंग टाइम की बात करते हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ क्लासरूम जो पढ़ा सो बच्चे को आधा घंटा उसके मटेरियल के साथ दीजिए पढ़ने कि वो अब इसमें पढ़ने के बाद मुझे नहीं कि उसको किताब पढ़नी आनी चाहिए तभी वो रीडिंग करे। इट्स नॉट दैट। इंगेजिंग विद मटेरियल आप किसी भी बच्चे के साथ दे सकते हैं। बच्चा अगर उसका पिक्चर देख करके भी उस पर कुछ बात कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एंगेजमेंट विद रीडिंग। तो पहले तो ये समझ बनाना कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को किताब पढ़ना आता है तभी उसको किताब के साथ इंगेज होना, दैट्स नॉट द राइट पर्सपेक्टिव बेसिकली। तो अगर आपके पास बहुत सारी किताबें हैं और आपने हर बच्चों को आधे घंटे के लिए इंडिपेंडेंट रीडिंग टाइम करने का समय दिया है, तो उसमें सारे बच्चे एक साथ इंगेज हुए। सो क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन काइंड ऑफ एक्टिविटीज which basically have to be done separately for each grade and the activities which can be done combined. ये समझ अगर टीचर की बनती है तो मुझे लगता है मल्टी ग्रेड जो क्लासेस हैं उसको हैंडल करना थोड़ा सा शिक्षक के लिए आसान होती है। ये कुछ नहीं, बेसिकली एक शिक्षक को मदद करने जैसा है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस। इंडिपेंडेंट रीडिंग टाइम का एग्जांपल मैंने लिया कि वो प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन जब आप कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हो तो वो सेपरेट ही करना। तो ये मेरी एक तो थोड़ी बहुत समझ है, बट विस्तार से इसमें काफी लंबा सेशन हो सकता है सर। बहुत अच्छी से अपने विषय को रखा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं ब्रजेश जी से जानना चाहूंगा, इन लोगों ने भी एमजीएमएल पे काफी काम किया है, तो कई बार सिंगल ग्रेड में भी मल्टीपल लेवल्स होते हैं और बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है वहां पे। तो ऐसे एक तो उस पे क्या करते हैं, और दूसरा पीयर लर्निंग, बिकॉज आजकल के कई स्मार्ट टीचर्स क्या करते हैं कि वो बच्चों को एक दूसरे में सीखने का सिखाने का माहौल क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो पीयर लर्निंग के सिद्धांतों पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे जिससे वो हमें भी 60% स्कूल हमारे पास ऐसे 1041 में से जहाँ एकल शिक्षक हैं और जो जिसमें ज्यादातर शिक्षक पैरा टीचर्स हैं। इसमें दो चीजें हैं, थोड़ा सा समय लेता हूँ। हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाया और एनसीएफ के अकॉर्डिंगली अगर भाषा की बात करूं तो हम बात कर रहे हैं कि मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन लेखन की गतिविधियां कक्षा में होनी चाहिए, कक्षा 1 से 5 तक। उसका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाया, उसका समय निर्धारित किया। इसमें हम इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि बच्चों में जाने से पहले टीचर की कैपेसिटी को कैसे बिल्ड किया जाए, टीचिंग प्रैक्टिसेस को कैसे थोड़ा बदला जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहु कक्षाएं एक साथ चल रही हैं और शिक्षक अभी भी क से कबूतर, न से नल इसी प्रविधि से पढ़ा रहा है, क्या इसी पेडागोजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने जब अपनी टीचर्स ट्रेनिंग की और 6 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग की थी हमने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, और उसमें ये बात टीचर्स के सामने रखी कि हम जिन चीजों को कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ चीजों को डिलर्न करना पड़ेगा। जैसे जो चीजें शुरू से चली आ रही हैं, जैसे अगर आपको कहानी सुनानी है या कविता सुनानी है तो कहानी कौन सी, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कौवे की कहानी, उसके अलावा कहानियां ज्यादा होती नहीं है। तो हमें खुद को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमें एक सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर की भूमिका में आना पड़ेगा। हमें उस टीचर की भूमिका से निकलकर उस क्लास को थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैठक व्यवस्था की, किस तरीके की बैठक व्यवस्था हो। जमीन पे गोल घेरे में बैठे हों, ऐसा तो नहीं कि एक तरफ लड़के हैं और एक तरफ लड़कियां हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की और फिर कक्षा 1 और 2 को हम साथ ही उनकी कक्षाएं करते हैं, खासतौर से भाषा की, और तीसरी, चौथी, पांचवी को एक साथ, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ क्लासरूम भी सिर्फ आपको 2 मिलते हैं। कहीं कहीं जगह तो अड़की में आप जाएंगे तो आपको विद्यालय ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ एक कक्ष मिलेगा और एक स्टोर रूम मिलेगा। तो ये मूलभूत समस्याएं। बहरहाल अब हम आते हैं अपनी पेडागोजी पर। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो है भाषा का, उसमें हमने ये निर्धारित किया है कि हम अगर 90 मिनट की कक्षा चल रही है, कक्षा 1-2 की, और भाषा की कक्षा चल रही है, तो शिक्षक की उसमें भूमिका क्या होगी। तो हम शुरुआत करते हैं मौखिक भाषा विकास से। तो 4 खंडों में हमने उसे लिया है, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन और लेखन। तो मौखिक भाषा विकास को अगर हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे तो उसकी भी कुछ लेयर्स हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। क्या कुछ बाल कविता से शुरू कर सकते हैं, कोई गीत से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस बाल कविता और गीत को करने का तरीका भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं।
तो उन तरीकों पे बात की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आए और कुछ हमने गा दिया, हम रजिस्टर में लगे हैं बच्चे गा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत इन्वॉल्व होकर पूरे हाव भाव, एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत बार कहा जाता है कि हाव भाव, तो वो हाव भाव क्या है, वो कैसे रिजेंबल होगा, उसका इंप्रेशन कैसे क्लासरूम में दिखेगा, वहां से शुरुआत करनी है। क्योंकि उस गीत या कविता में हम केवल कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं जो सीधा सीधा आपके एलोज से जुड़ा है, उनकी कॉम्पिटेंसीज से जुड़ा है। उसके बाद हम आते हैं डिकोडिंग पर और फिर पठन और लेखन पर। तो हमने ये देखा कि हमारे ज्यादातर विद्यालयों में गीत तो हो रहा है, लेखन के नाम पर कुछ दे दिया जाता है, बच्चे लिखते हैं, डिकोडिंग के नाम पर बस वही हम लोग अक्सर जिन चीजों को बात करते हैं, कमल 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 कर दो या क से कबूतर कर दो, तो इन चीजों को थोड़ा इनसे हटकर हमने ये सोचा कि जो आपको पाठ्य सामग्री आपने बनाई है उसके माध्यम से आप बहुत ही थोड़ा स्ट्रक्चर वे में बच्चों के साथ इन डेप्थ काम कीजिए। वर्ण ध्वनि को समझता है नहीं बच्चा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक 4 दिन का पूरा हमारा मेन क्लास चलता है सप्ताह में, और 5वें दिन उन 4 दिनों में जो पढ़ाया गया है उसका एक असेसमेंट होता है। उसके आधार पर टीचर कुछ समूह बनाते हैं, समूह 1 और समूह 2, और उन समूह 1 में वो बच्चे होते हैं जो लगभग 50% या उससे ज्यादा कॉम्पिटेंसीज को प्राप्त कर पाते हैं, और दूसरे समूह में वो लोग होते हैं जो अभी भी थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तो छठे दिन हम थोड़ा रेमिडिएशन पे काम करते हैं, यानी कि छठे दिन उन बच्चों के साथ कक्षा 1 से 3 तक खासतौर से जो बच्चे भाषा में थोड़ा पिछड़ रहे हैं, डिकोडिंग को नहीं समझ पा रहे, उन पर शिक्षक लगातार काम करते हैं। और जो बच्चे थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में है वो स्वतंत्र लेखन करेंगे, वो पढ़ने की घंटी करके हम चलाते हैं, वो अपनी पसंद की किताबें चुनेंगे। इसमें हमने एक थोड़ा नवाचार ये भी किया था कि स्कूल्स में किताबें बहुत सारी थी, लेकिन विभाग से जो किताबें आती थी उसमें जो किताबें आती थी बड़ी भारी भरकम थी, यानी कि किसी की जीवनी है या कुछ है। तो रूम टू रूट की बहुत सारी किताबें हमारे पास वहां मिली, तो एक तरह की किताबें थी, और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी का मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, जो ट्रांसलेट भी अभी हुआ है बहुत सारी भाषाओं में, बरखा सीरीज, सॉरी, तो बरखा सीरीज की किताबें, तो वो किताबें बच्चों की पहुंच तक रही, यानी कि जब टीचर उन बच्चों के साथ जिन्हें ज्यादा आवश्यकता है काम करने की, उनके साथ अगर वो व्यस्त है तो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें अगर सिंगल है, तो दूसरे बच्चे इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज करते हैं। एक अंतिम पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि जो पूरा इकोसिस्टम अभी जनरेट हो रहा है, और पूरी हमारी पहल, सभी लोगों की पहल ये है कि बच्चे उस बुनियादी दक्षताओं को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो उन बुनियादी दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए क्या कक्षा में बच्चे के लिए माहौल है, क्या उसकी भाषा को स्थान मिल रहा है, क्या बच्चा जो चाहता है हम उसको समझ पा रहे हैं। जैसे एक शब्द है फोकना, हम अक्सर बलून या गुब्बारा कहते हैं, तो एक फोकना शब्द है जो संथाली में या कुड़ुक में चलता है। तो हमारे पास कुछ स्टोरीज हैं जिस स्टोरी का नाम ही फोकना है, और बहुभाषा शिक्षण जो पूरा पलाश प्रोग्राम चल रहा है उसमें इसका मकसद ये नहीं है कि हम कोई नई भाषा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ये प्रेशर डाल रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं कि नई भाषा सीखनी तभी आएगा। ये एक मेथोडोलॉजी है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में एज मच एज पॉसिबल हम उनकी भाषा का प्रयोग करें, उनके संदर्भों का प्रयोग करें, उनकी स्थानीय चीजों को जगह दें, ताकि घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कम हो। जब बच्चा घर जाए और अगर पेरेंट्स पूछे कि आज आपने क्या पढ़ा, जैसे कमला मुकुंदा की किताब वो पूछती है, उनकी किताब है आपने पढ़ी होगी, आज आपने स्कूल में क्या पूछा, है ना। तो बच्चा अगर अपने परिवेश की चीजों को स्कूल में भी देख रहा है तो प्रश्न पूछेगा। प्रश्नों को पूछने का नेचर भी थोड़ा ओपन एंडेड हो, ये ना हो कि दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो जिसमें बच्चे तर्क रखें, बातचीत के अवसर उन्हें मिले। तो इस तरीके से हम अपनी कक्षाओं में बच्चों के संदर्भों के साथ जगह दे रहे हैं, और कोशिश ये रहती है कि भाषा को कम से कम शिक्षक 60 से 90 मिनट उन दोनों कक्षाओं में दे। उसमें हमारे पास चित्र चार्ट है, वर्ण कार्ड है, कुछ सामग्री है, और कक्षाओं में ग्रुपिंग कैसे होती है मैंने बात की। तो अंतोतगत्वा जो पूरा लक्ष्य वो यही है कि दी हुई सामग्रियां तो बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड भी ना रहे, बस बच्चे को डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस को थोड़ा बदलते हुए अगर टीचर्स इन नवाचारों को करेंगे तो निश्चित रूप से जो अचीवमेंट होगा, लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने का जो पूरा उद्देश्य है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हालांकि प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल है अभी, और ग्रेजुअली ही चीजें होती हैं।
बट अभी कुछ हमने सैंपल असेसमेंट किए थे, उसके कुछ हमारे पास डेटा हैं, कुछ टीचर्स की केस स्टडीज हैं। तो खूंटी में और साहिबगंज में और लोहरदगा में कुछ ऐसे हमारे पास केस स्टडीज हैं जिसमें पिछले 1.5 साल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। बच्चों के टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स से जब बात की तो पता चला कि अभी बच्चे स्कूल जाने के लिए कतराते नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, और शायद उसका एक छोटा सा फैक्टर ये उनकी भाषा में पढ़ाई हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी भाषा में पढ़ाई, क्लास में स्तरों के हिसाब से वर्गीकरण, आपने एक शब्द उपयोग किया, उस पर भी मेरी बड़ी चिंता जाती है, उसको भी मैं और गहराई से समझना चाहता हूँ और सभी को समझना हेल्पफुल होगा। वो है टीचिंग और फैसिलिटेशन। ये बहुत आता है। टीचिंग मुझे लगता है कि बहुत अपेक्षाकृत सरल है फैसिलिटेशन के बनस्पत। तो एक तो आप स्पष्ट बताइए कि टीचिंग और फैसिलिटेशन में क्या अंतर है, टीचिंग क्या है और फैसिलिटेशन क्या है, ये लोगों को सहयोगी हो। चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे शिक्षाविद हैं, एक तरीके से जो शिक्षा कर्मी हैं, तो अगर आपने कृष्ण कुमार जी की किताब पढ़ी होगी बच्चे की भाषा और अध्यापक, बहुत छोटी सी पुस्तिका है, तो उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि एक शिक्षक जो है उसे सुगमकर्ता की भूमिका में होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। और जो हमारे जितने दस्तावेज भी हैं वो भी इसी बात की पैरवी करते हैं कि सुगमकर्ता वो है जो पूरी क्लासरूम की प्रोसेस को आसान बनाता है, जिसमें बच्चे झिझकते नहीं हैं और किसी तरीके का इम्पोजिशन नहीं है। बच्चों से अगर बातचीत हो रही है, प्रश्न हो रहे हैं, तो शिक्षक सुन रहे हैं, वो बच्चे का असेसमेंट सुन के भी हो रहा है, उन्हें पूरे अवसर मिल रहे हैं। और वो बातचीत के लेयर्स क्या होंगे, उस बातचीत के आधार क्या होंगे। बातचीत का आधार ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें, स्टेट्स की किताबें, लेकिन ये भी हो सकता है कि महुआ टाट के किसी ब्लॉक के किसी स्कूल के एक बच्चे का संदर्भ वो हो जो हमारी किताबों में शायद ना हो, शायद ना हो, तो वो बातचीत उसके लिए निराधार रहेगी। तो वहां पे शिक्षक की भूमिका ये हो जाती है कि वो कैसे उनकी चीजों को लाकर उसके साथ बातचीत करे। मैं एक छोटा सा सर उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हम कहानी की बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि खड़े हो गए, कुछ बोल दिया, बच्चों ने भी बोल दिया, लेकिन क्या वो इन्वॉल्व हो पाए? अगर एक शेर की कहानी है या जानवर की कहानी है, तो उन ध्वनियों को, उन आवाजों को क्या शिक्षक के साथ बच्चे एंजॉय कर पाए? क्या बच्चे को ये लग पाया कभी कि हाँ ये तो शिक्षक जो बता रहे हैं तो हम रोज देखते हैं? क्या वो इसको करने के लिए उत्सुक हो रहा है? तो ये सारी जो चीजें हैं एक फैसिलिटेटर की बहुत जरूरी है कि हम कैसे उस कक्षा कक्षी की प्रक्रिया को सुगम बनाएं, बच्चे को आनंद आए। जैसे सूरज जी बता रहे थे कि पढ़ने की जो पूरा उनकी प्रक्रिया चलती है रीडिंग आवर वाला, तो उसमें वो प्रक्रिया कैसी है? बच्चे कुछ चित्रों को देख रहे हैं, किताबों को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तमाम तरीके के उन्हें मौके मिलते हैं। तो जब तक मौके नहीं मिलते हैं और जब तक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो शायद वो फैसिलिटेशन नहीं हो पाता है। जैसे एक स्कूल में एक अध्यापिका पढ़ा रही थी और हम लोग, मैं पीछे बैठ गया या कोई अधिकारी आए थे वो पीछे बैठ गए, तो वो थोड़ा गुरेज करते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं, थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। तो मैंने बोला कि आप घबराइए मत, थोड़ा सा हम डेमो करते हैं, आप देखिए। मैं 1 मिनट लूंगा सर। तो अगर आपके सामने कोई कहानी सुनाई जाए और वो कहानी में थोड़ा कोई जोश ना हो, उस कहानी में कोई उतार चढ़ाव ना हो, उस कहानी में जुड़ाव ना हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप शायद बोर हो जाएंगे। पढ़ दिया, मैं पढ़ता हूँ। एक जंगल था, शेर बहुत परेशान करता था, लोमड़ी आई, लोमड़ी ने बोला हम चाल चलते हैं और परेशान करेंगे, शेर तो घमंडी है और शेर तो लालची है, वो पिंजरे में फंस जाएगा, फिर हम भाग जाएंगे। हमारी समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर हम करें, एक कहानी सुनोगे, एक गांव में एक बहुत बड़ा शेर था और शेर ना बड़ा ही लालची भी था। एक बार लोमड़ी ने कहा कि शेर राजा ने तो हमको बड़ा परेशान कर दिया, चलो भाइयों अब उसको सबक सिखाते हैं। तो लोमड़ी ने कैसी आवाज निकाली, शेर ने कैसे बात की, और जब शेर पिंजरे में बंद हो गया तो शेर को गुस्सा आ गया और शेर बोला कोई है, इस पिंजरे को खोलो, मुझे बाहर निकालो। और जब शेर पूरा कैद हो गया, उसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला, तो जानवर हंसे, उन्होंने हंस के तालियां बजाई, बजाइए ताली बजाइए। और शेर ना फिर मायूस हो गया और मायूस होके बोला कोई है, इस पिंजरे को खोलो, मुझे बाहर निकालो, कोई है। तो ये हाव भाव,
ये एक्सप्रेशंस ये हर कोई शिक्षक करते हैं, अपनी भाषा में भी करते हैं, लेकिन वो करने से कतराते हैं। हम उस प्रैक्टिस को बदलना चाह रहे हैं ताकि वो सुगमकर्ता की भूमिका में वो 1-1.5 मिनट का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग बहुत उतार चढ़ाव कर देंगे, लेकिन अगर आप जिन भी अंचलों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोहरदगा जाइए, मुंडारी खूंटी में जाइए, आप वेस्ट सिंहभूम में जाइए, टीचर्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी भाषा में चीजों को गढ़ते हैं और बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ। तो हमारा उद्देश्य ये भी रहता है कि जो भी हमारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं या जो भी टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है, जब स्कूल्स में हमारे साथी जाते हैं, तो हम इस तरीके के छोटे छोटे डेमोज भी करें उनके सामने, ताकि एक परिवर्तन लगे और बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़े। तो सर इस तरीके से हम थोड़ा चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये चीजें इतनी वृहद है, इसमें इतना समय लगता है। पुनर्जागरण देखिए 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ और भारत आते आते तो 19वीं शताब्दी लग गई। तो समय आता है, वक्त आने में वक्त लगता है, और आशा है कि धीरे धीरे सभी लोग जब एक साथ इनपुट देंगे तो कुछ नई आशा का संचार होगा। बहुत सुंदर ब्रजेश जोशी जी में जितना जोश है, और किसी को अगर शेयर बनने की ट्रेनिंग लेनी हो तो इनके पास जरूर जाएंगे। बहुत अच्छा है। मूलतः संदर्भ को समझ लेना कि आखिर हम हैं कहाँ, हम करने क्या जा रहे हैं, जिसके साथ हम हैं वो कहाँ है, उसे क्या रास्ता पसंद आएगा, और संवेदना के साथ जब काम करेंगे तो हम फैसिलिटेटर बन जाएंगे, हम सुगमकर्ता बन जाएंगे। बहुत सुंदर से जयश्री जी हमारे बीच में, वो सोच रही हैं कि शिक्षा का प्रश्न मैं कैसे उत्तर दूंगी, लेकिन उनके लिए शिक्षा के एक दूसरे पक्ष का प्रश्न लेकर हम आए हैं कि आज पारुल मैम ने भी एक बात कही कि लोग बोलते हैं एसएमसीज काम नहीं करती, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज काम नहीं करती, इतनी सारी समितियां गांव में ग्राम सभा में बना दी गई हैं कि उन समितियों को भी नहीं पता है कि वो समिति है। तो आप लोगों ने कम्युनिटी पे लंबा काम किया है, तो इस तरह की जो कम्युनिटी की समितियां बनती हैं, वो कुछ समितियां 100 में से मान लीजिए 20 सफल होती हैं तो क्यों होती हैं, और जो 80 अगर असफल होते हैं तो क्यों होते हैं? कृपया प्रकाश डालें। धन्यवाद। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। हम लोग उनके साथ काम करते हैं जो बेसिकली ये पूरा सिस्टम का एक हम विक्टिम मान सकते हैं। उनके साथ सब चीजें हो चुका है, हम इंतजार करते हैं वो कब 19 साल की होंगी और हम उनके साथ अपना काम शुरू करेंगे। तब तक उनका जो दिक्कतें होना है वो हो चुकी होती है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात हुई, तो हम महिलाओं के साथ काम करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि वो विभिन्न कमेटियों में रहें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में रहें, एलएमएससी में रहें, वीएचएसएमसी में रहें। तो बेसिकली ये माना जाता है कि महिलाएं उनको इतना एक्सपोजर नहीं होती है, इतना उनको मौका नहीं मिला हुआ होता है। तो हमारा ये कोशिश रहती है, जैसे कि आप बोले कि फैसिलिटेटर की क्या भूमिका होगी, तो हमारा जो ट्रेनिंग्स होते हैं या जो तरीकाएं होती है वो ज्यादातर वैसे होती है जो लोगों को सभी तरह का, अगर कोई पढ़ी लिखी हो या नहीं भी हो, तो वो कैसे एंगेज हो पाएंगे। जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो गया या फिर प्रैक्टिकल करके हो गया। तो इस तरह का तरीका में हम लोग लोगों को सिखाते हैं। ज्यादातर तो हमारा खेतीबाड़ी और पशुपालन, वाटरशेड डेवलपमेंट, इस तरह का काम रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के साथ खास करके जब हम पंचायती राज व्यवस्था और इनके साथ काम करते हैं, तो बाल सभा, महिला सभा, ये सब के साथ भी काम करना होता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो कानून बोल रहा है, जैसे कि अगर राइट टू एजुकेशन में ये बोला जा रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होना है, तो किस तरह से वो उसमें उनका भागीदारी निभाएं और उसको थोड़ा सा अच्छा से ये कर पाए। हालांकि आज के डेट पे अगर देखा जाए तो झारखंड में महिला संगठनों को उसमें भागीदारी की प्रावधान नहीं है, पेरेंट्स हैं, लेकिन चूंकि ज्यादातर आज के डेट पे अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 80%, कहीं पे 100% महिलाएं
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई पेरेंट्स जाती हैं। और अभी जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक प्रोग्राम है PRICP कन्वर्जेंस प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली इस तरह का जो सिटीजन कमिटीज हैं उसका स्ट्रेंथनिंग पे काम करने की है। तो हम लोग उसमें वे आउट निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे प्लान झारखंड लेवल पे काम हो। कुछ जगह पे डेमोन्स्ट्रेशंस तो जरूर हुई हैं, लेकिन इसको कैसे करके सभी जगह पे किया जाए उसको लेके देखा जाए। कुटुंबश्री एक वो नेशनल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक कुटुंबश्री NRLM को मदद कर रही है ये सबों में, और हम लोग झारखंड में हमारा कैसे चीज़ों को लाई जा सकता है उसको लेके कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही सभी चीज़ों में, केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा में भी अगर देखेंगे तो महिलाओं की या परिवारों की, फैमिली की, पेरेंट्स की अगर उसमें भूमिका रहती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। SMC एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, बेसिकली वो स्कूल की ऑनर होते हैं। तो अगर मेरा जितना समझे 12 मेंबर शायद पेरेंट्स ही होते हैं, तो अगर वो लोग कैपेसिटेट होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे स्कूल के बारे में, जो सर्विसेज स्कूल के माध्यम से दी जा रही है, तो ये मेरे हिसाब से पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की एक अच्छा उपाय साबित होगा। हम CLF को उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको कंप्लायंस करवाना सिखाते हैं, तो वो कैसे लाइवलीहुड्स कर पाएंगे। तो ये उनका ये सीख शायद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तक पार्कुलेट हो पाएगा, और स्कूल को भी, हमारा तो आशा है स्कूल, हॉस्पिटल, सभी इंस्टीट्यूशंस को वो सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होंगी। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने सामने रखा। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं जहां लोगों को जल्दी ही आजादी भी देंगे, लेकिन उसके पहले एक राउंड सभी के पास 45 सेकंड के लिए हम जाएंगे और ये उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है कि ये अगर करते तो और अच्छा होता। एक लाइन में अगर आप इसको संक्षिप्त में कहेंगे तो इसमें सारांश सुनना चाहेंगे। सूरज जी से शुरू करेंगे। सूरज। सर बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि 2 लेवल पे काम होता है ना, एक सिस्टम लेवल पे और एक बच्चों के लेवल पे। तो नॉट नेसेसरली कि सिस्टम लेवल पे जो आपने इनपुट दिया है वो बच्चों तक पहुंच ही रहा है। मतलब 1+1=2 हो जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। सो हाउ डू वी रियली इंश्योर कि वो अलाइनमेंट है ना। जब सिस्टम की बात करते हैं तो फिर मैं बोलूँगा कि करिकुलम कैसा है, टेक्स्ट बुक एक दूसरे से अलाइन है कि नहीं। आपको विद इन डिपार्टमेंट दिखेगा कि अगर JCRT कुछ कर रहे हैं तो JPC कुछ कैसे अलाइनमेंट है, असेसमेंट उससे अलाइन है कि नहीं। तो ये सारी अलाइनमेंट को बिठाने में मुझे लगता है, उसकी समझ बनाने में इतना टाइम लगता है कि शायद हम फिर वो ऑनरशिप कैसे आएगी। और इतना होने के बाद भी अगर हम बोलेंगे कि बच्चों में उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ तो कोई जरूरी नहीं है। सो हाउ डू वी इंश्योर कि सिस्टम पे इनपुट जो जाए वो एक अलाइनमेंट के साथ जाए अलग अलग चीज़ों में, फिर उसको हम कैसे ट्रांसलेट करें बच्चों के इनपुट में, है ना। क्योंकि पॉलिसी स्टेट पे होती है, इम्प्लीमेंटेशन लार्जली डिस्ट्रिक्ट पे होता है, और वो टीचर्स को जो पहुंचाने वाला कार्डर होता है उस तक कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, चाहे वो कंटेंट और करिकुलम के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेनिंग्स के थ्रू हो, चाहे डिलीवरी स्ट्रक्चर को सॉल्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मिला के जब तक हम बच्चों में क्लासरूम तक क्या हो रहा है पहुंच रहा है, तब तक शायद वो, मैं 1-2 बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ सर। अगर हम एक बच्चे को पढ़ाना होगा तो हम सभी कहीं ना कहीं आप नेचुरली टीचर है, हम बिठा के पढ़ाएंगे, लेकिन जब उसको 20 बच्चों को पढ़ाना होगा तो आपको सोचना होगा, अरे तब मुझे कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन प्लान करने होंगे। अब मुझे प्लान करने का बच्चे वैसे वैसे 20 क्लासेस चलानी है, और अब मुझे प्लान करना है कि वैसे वैसे मुझे 35,000 स्कूल चलाने हैं, तो दिस मेथोडोलॉजी विल चेंज। तो दोनों का लेवल का वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि सिस्टम लेवल इनपुट और क्लासरूम, मतलब सिस्टम की लर्निंग बच्चों की लर्निंग में कैसे ट्रांसलेट हो। आई थिंक इफ दिस हैपेंस हमारे हम सभी के एफर्ट से, तो मुझे लग रहा है आज की तारीख में वही अच्छा होना चाहिए, मेरी समझ ये है सर।
हम सारी संस्था मिलकर के काफी प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ कुछ चीजें जो छूट जा रही हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि प्रयास तो हम लोग हर चीज के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रह जाती है। तो खास करके जहाँ एकल शिक्षकीय विद्यालय है या फिर अब 2 हो गए टीचर, अगर वहाँ कुछ सपोर्ट कर पाए हम लोग, कोई अपना मैन पावर दे सके। बच्चे स्कूल में अटेंडेंस कम रहता है बच्चों का। आप जहाँ महीना में अगर 50-60% अटेंडेंस रहा, टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से लर्निंग इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन घर जाकर के बच्चा उसको देखता नहीं है, गार्जियन उसको होमवर्क नहीं करवाते हैं, तो पेरेंट्स इंगेजमेंट जो है वहाँ कमी दिख रहा है। तो इन सब छोटी छोटी बिंदुओं को अगर हम लोग ध्यान में रख करके करेंगे तो ये हमारा जो उद्देश्य है वो सफल होगा, जरूर सफल होगा। हम लोग प्रयास करते हैं। बस मेरा एक स्टेटमेंट यही है कि टीचर्स जो ट्रेनिंग है उसकी क्वालिटी को थोड़ा और बढ़ाने के लिए काम करना होगा पूरे सिस्टम को, और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देने की ज़रूरत है, उसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी और स्कूल के जो बीच डिस्टेंस है उसको ब्रिज करना होगा, और बाकी संसाधन बहुत सारे हैं, बहुत सारे पार्टनर्स मदद कर रहे हैं, सरकार बहुत मदद कर रही है, लेकिन स्कूल में शिक्षक है, बच्चे हैं, क्लासरूम के अंदर शिक्षक को जितना ज़्यादा एक्सपोजर, जितना ज़्यादा क्वालिटी ट्रेनिंग मिलेगा, शायद चीज़ें और बेहतर हों। बहुत सुंदर। कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करना बहुत बड़ी बात। मैम, वन लाइनर, क्या कमी है, क्या पूरा किया? मेरे समझ से हमें जो शिक्षा जो विषय है ये आज की डेट पे राज्य के विषय है। मेरे समझ से ये पंचायत के विषय बननी चाहिए। शिक्षा पंचायत का विषय बने, गांव का विषय बने, घर का विषय बने, इससे सुंदर और क्या होगा। निश्चय ही यह संवाद बहुत ही सार्थक रहा। इसके बिंदु मुझे लगता है कि हमारे ज्ञान दूतों को भी बहुत सारी दिशा देंगे, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आए हैं उनको भी कुछ संकेत देंगे, कुछ संवेदित करेंगे, और साथ ही हम भी इस पे बहुत गंभीरता से आगे काम करेंगे। इतना ही कहते हुए हम लोग इस सत्र को यहाँ विराम देंगे। स्नेहा कुछ कहना चाहेंगी? कुछ स्नेहा। पैनल डिस्कशन के साथ हम अपने आज के संवादात्मक सत्र के समापन की ओर बढ़ते हैं और आप सभी लोगों के धैर्य के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि आभार व्यक्त करना किसी भी चीज का औपचारिक समापन नहीं है, बल्कि संबंधों को सशक्त करने की दिशा में एक सुंदर पहल है। इस गरिमामय कार्यक्रम के औपचारिक समापन की ओर आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती स्नेहा मिश्रा जी को, जो आज के इस कार्यक्रम के लिए वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करेंगी। कृपया मंच पर आकर इस कार्यक्रम को एक सुंदर सफल बनाएं। आत्मविश्वास और भविष्य की उड़ान शुरू होती है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी केवल शिक्षा नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का संकल्प बन जाता है। इसी भावना के साथ आयोजित इस प्रेरणादायी FLN कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के अवसर पर मैं स्नेहा मिश्रा ISDG रिसर्च फाउंडेशन ज्ञानशाला की ओर से सभी माननीय अतिथियों, विद्वान वक्ताओं, शिक्षाविदों तथा FLN मिशन से जुड़े समर्पित साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष धन्यवाद उन विशेषज्ञों को जिनके अनुभवों, विचारों और नवाचारों ने FLN को सशक्त बनाने की दिशा में हमें स्पष्ट और व्यवहारिक दृष्टि दी। सभी प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता और सार्थक संवाद ने इस कॉन्क्लेव को वास्तव में जीवंत बनाया। विशेष धन्यवाद इस कार्यक्रम के पीछे कार्य करने वाली पूरी ISDG टीम कार्यकर्ता का योगदान अमूल्य है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अंत में हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की चर्चाएं FLN के लक्ष्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध होंगी। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।